अच्छा, अब हमारे पास है वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या है कि हमारे पास सर्कुलर आरएनए होता है, लेकिन इसके पास कोई भी एनवेलप या कोट नहीं होता। ये हमारे पास रिप्लिकेट कर सकता है, जबकि वायरसेस नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको वायरॉइड्स बोल रहे हैं। और ये हमारे पास प्लांट डिजीज करवाता है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। प्रायोन्स में ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ, इसमें जो 2 डिजीज थी वो बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 3 डिजीज होती हैं इसमें एक्चुअली। अब एक हमारे पास स्पेंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी है, और इसमें हमारे पास अब क्रेड्सोफिल जो भी है, जैकॉब्स, ये हमारे पास ह्यूमंस में होती है, और स्क्रैपी होती है जो हमारे पास डॉग्स वगैरह में होती है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास जो प्रायोन्स होते हैं ना, ये हमारे पास मच मोर रेजिस्टेंट होते हैं टू द इनएक्टिवेशन बाय द यूवी एंड द हीट। ये हमारे पास क्या करते हैं, इसमें होता क्या क्या, एक सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो जिसके वेट जो होता है ना वो हमारे पास 27 to 30 K होता है। ये हमारे पास इनकोड होती है बाय द सिंगल सेलुलर जीन। और प्रायोन की जो प्रोटीन होती है ना, ये हमारे पास मतलब प्रायोन प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेट सो अफेक्ट द सेल। एग्जाम्पल हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास अल्फा हेलिकल है फ्रॉम द हम लोग क्या करते हैं, इसको हम PRPC या फिर प्रायोन प्रोटीन सेलुलर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये उसको कन्वर्ट कर देती है टू द एबनॉर्मल बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। नॉर्मल अल्फा हेलिकल से बीटा प्लीटेड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो अल्फा हेलिकल है वो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक है, जबकि जो बीटा वाली है वो पैथोजेनिक है। तो ये उसको कन्वर्ट कर देगी PRPC नॉर्मल से PRPCS तक, ठीक है, जो स्क्रैपी SC का मतलब है स्क्रैपी। प्रायन प्रोटीन जो प्रायन प्रोटीन का प्रोडक्ट होता है ऑफ द नॉर्मल प्रायन प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एक नॉर्मल सेल की जीन का, लेकिन इसके पास ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह नहीं होता इसके खिलाफ। इस वजह से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास कहीं और की है, और इसको हम लोग मारने की कोशिश करते हैं। एक्लिप्स पीरियड आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, लेटेंट पीरियड आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड के एक्लिप्स पीरियड क्या होता है, वायरस होगा लेकिन नजर नहीं आएगा। लेटेंट पीरियड क्या होगा कि हमारे पास एंटर होने तक जो अपीयरेंस होता है उसका, एक्सट्रासेलुलर कोई काम हम करवाए तब वो पीरियड उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट पीरियड, जब वो सो रहा होगा एक्चुअली। ऑर्गन स्पेसिफिसिटी, अब जब वायरस आता है तो वायरस के पास ऑर्गन स्पेसिफिसिटी होती है, वो किसी एक खास ऑर्गन को जाके ही खराब करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर की इंटरेक्शन की वजह से होती है। अब जो एंट्री होती है ना वायरस की, वो होती है बाय द पायनोसाइटिक वेसिकल्स। अब क्या होता है कि लो पीएच अगर हमारे पास है सेल में, तो विद इन द वेसिकल में सॉरी, तो वो उसकी अनकोटिंग करवाएगी। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसकी वेसिकल जो होता है ना उसमें हमारे पास लो पीएच होती है, तो ये इसकी अनकोटिंग में हेल्प करता है जीनोम की, जो हम लोग उन सारे स्टेप्स पढ़े थे कि फिर mRNA सिंथेसिस वगैरह होगी, तो उसकी अनकोटिंग के लिए ज़रूरी है। DNA वायरसेस जो हैं वो रिप्लिकेट करते हैं इन द न्यूक्लियस, लेकिन मैंने आपको बता दिया पॉक्स वायरस नहीं। दो कौन कौन से इसमें, स्मॉल पॉक्स और हमारे पास वैक्सीनिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जीनोम है हमारे पास, अच्छा, अब जो है ना हमारे पास जो जीनोम होता है ना, सारे DNA वायरस के वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। मतलब DNA वायरस हमारे पास, हमें पता है DNA तो होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ना हमारे पास एक DNA वायरस होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दैट इज पार्वो वायरस, ठीक है। पार्वो वैराइडी फैमिली होती है, उसके जो वायरसेस होते हैं ना वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। उसके बाद RNA वायरस जो रिप्लिकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है सबकी, लेकिन सिवाय 3 के, रेट्रो, इन्फ्लुएंजा और डेल्टा। ये भी आप लोगों को बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास जो जीनोम है सारे RNA वायरस का वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एक्सेप्ट रियो। सबका जो जीनोम होता है वो मतलब RNA हमारे पास DNA इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड नॉर्मली, लेकिन DNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन पार्वो, जबकि RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड नॉर्मली लेकिन इज डबल स्ट्रैंडेड इन रियो। पार्वो रियो, पार्वो रियो, बस आप लोग ये दो याद कर ले, MCQs में इंशाल्लाह आपको टिक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई वायरसेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बातें कैसे करते हैं। अब वो क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अब किसी के पास एक जीन है, वो दूसरे के पास ट्रांसमिट कैसे करेगा, तो वो हमारे पास ये होता है, कुछ 3 तरीके होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, पहले मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में सारा क्लियर किया था। अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ द जीन्स बिटवीन द 2 क्रोमोसोम्स दैट इज बेस्ड ऑन द क्रॉसिंग ओवर और विद इन द रीजन्स ऑफ द सिग्निफिकेंट बेस सीक्वेंस होमोलॉगी। वही मैंने जो बताया था आपको कि जिन दो क्रोमोसोम्स जो ना आपस में, मतलब वो जीन्स जो होती है ना वो चेंज करेंगे बिटवीन द 2 क्रोमोसोम्स। अब एक क्रोमोसोम से वो मेरे पास दूसरे क्रोमोसोम में जीन जाएगी, और जो है ना वो लाइक ऐसे लगेगा कि ये अपनी यहाँ पे दे रही है, ये अपनी यहाँ पे दे रही है, लाइक क्रॉसिंग ओवर। रीअसॉर्टमेंट क्या होता है कि वायरस इज दैट विद द सेगमेंटेड जीनोम्स, इन्फ्लुएंजा जैसे हो गया, तो वो क्या करेगा कि एक्सचेंज करेगा जीन्स अपने, सो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन्स एक्सचेंज देन द रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सेगमेंटेड वाले होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास सेगमेंटेड भी होते हैं, मैंने आपको शुरू वाले उसमें बताया था। लेट मी शो यू, देखें सेगमेंटेड मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, इन्फ्लुएंजा एंड रोटा वायरस, ठीक है। तो अब ये जो इन्फ्लुएंजा, ये जो हमारे पास हमारे होते हैं, हमारे सॉरी हमारे पास जो हमारे सेगमेंटेड वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, वो अपने जो सेगमेंट्स है ना वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, तो उनके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जाहिर सी बात है। अब एक के पास 1000 चीज़ें हैं, वो दूसरे को 1000 चीज़ें दे सकता है ना, तो ये होगा रीअसॉर्टमेंट। कॉम्प्लीमेंटेशन ये क्या करेगा कि व्हेन आइदर ऑफ द वन और बोथ ऑफ द 2 वायरसेस दैट इन्फेक्ट द सेल हैव अ म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन, द नॉन म्यूटेटेड वायरस कॉम्प्लीमेंट्स द म्यूटेटेड वन बाय मेकिंग अ फंक्शनल प्रोटीन दैट सर्व्स फॉर द बोथ वायरसेस, एग्जांपल हेपेटाइटिस बी प्रोवाइडिंग इट्स सेल्फ एंटीजन टू द हेपेटाइटिस डेल्टा। अब ये वही बात हो गई कि फॉर एग्जांपल कोई सामने वाला कोई काम नहीं कर सकता और मैं काम कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि वो जो काम नहीं कर सकता ना, मैं वो डबल काम करके ना उसको भी दे दूंगी कि तुम भी ले लो, तुम भी आगे अपना काम चला लो,
तो यही सीन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कमाए 4 रुपये और दूसरा वाला नहीं कमा सकता, तो फिर मैंने क्या किया, 2 रुपये उसको भी दे दिए, 2 रुपये अपने पास रख लिए, हम दोनों का काम चल गया, हम दोनों का सर्वाइवल हो गया। तो यही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन में सीन होता है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास फिनोटाइपिक मिक्सिंग में क्या होता है कि जीनोम जो वायरस का है टाइप ए कैन बी कोटेड विद द सर्फेस प्रोटीन ऑफ द वायरस टाइप बी, और इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिकली मिक्सड। ये हमारे पास इन्फेक्ट कर सकता है सेल को। अब न्यू चैप्टर दैट इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि 4 इफेक्ट्स होते हैं वायरस के हमारे पास सेल पे। या तो वो डेथ कॉज करवा देगा, या वो क्या करेगा कि जो वायरस की अपनी वायरस है वो फ्यूज़ कर जाएगा टू द इन्फेक्टेड सेल और फिर मल्टी न्यूक्लियोटाइड जायंट सेल बना देगा। या फिर तीसरा वो क्या कर सकता है कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। या चौथा क्या कर सकता है कि कोई भी चेंज ना करवाए, बस ऐसे ही चुप करके बैठा रहे। सबसे पहला होता है डेथ। डेथ कैसे करवाता है? ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूलर सिंथेसिस, सो नो होस्ट प्रोटीन फॉर्मेशन। अब क्या करेगा कि वो उसकी क्या कर देगा कि जो भी उसके मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, उसको बंद कर देगा। अब वो सेल जो होस्ट है वो अपनी प्रोटीन्स ही नहीं बना पा रहा, तो अपना गुजारा कैसे करेगा? उसकी टांगे ही तोड़ देगा कि वो कमा ही नहीं पाएगा, तो वो जिएगा कैसे? वही सीन है। और इन्फेक्टेड सेल हैज़ द इंक्लूशन बॉडीज़। अब जो इन्फेक्टेड सेल होगा उसके पास हमें पास क्या नजर आएगी? कुछ इंक्लूशन बॉडीज नजर आएंगी जो हमारे पास शो करती हैं वो एरियाज जहाँ पे हमारे पास उसने इन्फेक्ट किया है वायरस ने, ठीक है। जैसे नेगरी बॉडीज़ हो गई हमारे पास, किस में नज़र आती हैं? वो रेबीज में नज़र आती हैं, हम लोग पढ़ेंगे। वो डॉर्मेंट होती है हमारे पास हमारे डोर्सल रूट गैंग्लिया में। और या फिर आउल्स इंक्लूशन हो जाते हैं जब हमारे पास 5th नर्व इन्फेक्टेड होती है तो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास CMV वायरस में नज़र आती हैं ये, ठीक है। आउल्स आइज़ के जो इंक्लूशन होते हैं वो CMV वायरस में नज़र आती हैं, जबकि नेगरी जो होती हैं वो रेबीज़ वाले में। देन वी हैव फ्यूजन ऑफ अ वायरस। वो क्या करेगा? या तो मैंने बताया सेकंड, वो क्या कर सकता है कि फ्यूजन करवा देगा टू द इन्फेक्टेड सेल और एक जाइंट सेल बना देगा। तो वो कौन कौन करवाता है? हर्पीस करवाता है और पैरामेक्सोवर करवाता है। ये कैसे बनाएगा? सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? वो चेंज कर देगी खुद को ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द वायरल प्रोटीन्स, और फिर वो ना बस ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसकी जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन का जो हॉलमार्क होता है वो क्या होता है? साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास हमारे कुछ चेंजेस होती हैं सेल में, जैसे कि राउंडिंग हो गई, या फिर हमारे पास जो है ना जैसे राउंडिंग हो गई, या फिर कोई और चीज़ जैसे कल्मिनेट बाय आइदर द लाइसिस, या फिर जो है ना हमारे पास जायंट सेल फॉर्मेशन। वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अच्छा, अब जो हमारे पास जो भी हमारे पास वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, तो उनका एक मेन चीज़ होती है उनमें, वो होता है साइटोपैथिक इफेक्ट। अब साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है कि जो सेल जिसको इफेक्ट किया है ना उसमें उसमें कुछ चेंजेस आएंगी, या राउंड वो सेल राउंड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चेंजेस होती है ना खत्म कैसे होंगी? या तो लाइसिस हो जाए सेल की, या फिर जाइंट सेल की फॉर्मेशन हो जाए। जाइंट सेल की फॉर्मेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि हमारे पास वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता जाएगा, उसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कोई भी अपरेंट चेंज ना करे, चुप करके बस सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता रहे और ना उसको नुकसान पहुंचाए ना खुद को नुकसान पहुंचाए, चुप करके रहे वहाँ पे। उसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड कि कोई भी सिम्टम नजर ना आए हमें वायरस का। पैराडॉक्सिमल पीरियड के नॉन स्पेसिफिक, जब फीवर वगैरह हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, ये नॉन स्पेसिफिक हमारे पास होते हैं, ये नजर आए। स्पेसिफिक हमारे पास क्या होता है? इलनेस जिसमें नजर आए। रिकवरी पीरियड जिसमें हमारे पास बंदा सही होना शुरू हो जाए। उसके बाद है कि अब होस्ट डिफेंस, उसके साथ होस्ट डिफेंस से कैसे बचता है वायरस हमारा? सबसे पहले ये होता है कि सिंथेसिस करवा देता है रिसेप्टर्स की फॉर द इम्यून मीडिएटर्स, तो जो है ना वो उसको पहचान ही नहीं पाते। दूसरा ये MHC क्लास 1 की जो प्रोटीन है ना उसको उसकी जो फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज कर देता है। क्लास 1 MHC होंगी ही नहीं तो उसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। उसके मतलब ये पुलिस का नंबर कम कर देता है, पुलिस उसको पहचान ही नहीं पाएगी तो उसको सजा कैसे मिलेगी कोर्ट से। उसके बाद है कि क्या करता है? इंटरल्यूकिन्स और TNF बनाता है। तो अब इंटरल्यूकिन्स कौन कौन बना सकते हैं? वैक्सीना वायरस जो होता है ना वो IL-1 बनाता है, या फिर कीमोकाइन बना देंगे। कीमोकाइन कौन बनाता है? CMV बनाता है। जबकि TNF बना देगा TNF जो होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, वो क्या करेगा? फिब्रोमा फॉर्मेशन होगी और हमारे पास जो है ना वो सेल हमारे पास होस्ट डिफेंस इवेड हो जाएगा। अब हमारे पास न्यू चैप्टर है होस्ट डिफेंसेस। अब होस्ट डिफेंसेस हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, या स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। अब हम अगर आते हैं नॉन स्पेसिफिक में, तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे इंटरफेरॉन होते हैं, उसके बाद NK सेल्स होते हैं, हमारे फैगोसाइट्स होते हैं, अल्फा डिफेंसेस होते हैं, फीवर होता है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होती है, या फिर हमारे पास ग्रेंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो सब हमारे पास जो होते हैं ना हमारे नॉन स्पेसिफिक में आते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास इंटरफेरॉन जो है ना वो क्या करता है कि ब्लॉक करता है सिंथेसिस ऑफ द वायरो प्रोटीन्स। तो वो जो है ना क्या करेगा कि होस्ट को बचा लेगा वायरसेस से। तो अब इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल राइबो न्यूक्लियस जैसे होता है, वो क्या करेगा? ब्रेक करता है mRNA को। प्रोटीन काइनेज जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। इसमें बस 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 1 जो होता है उसको उसमें हमारे पास अल्फा और बीटा आते हैं, टाइप 2 में गामा आता है और टाइप 3 में लैम्डा आता है। अब जो टाइप 1 है हमारे पास अल्फा और बीटा, वो क्या करेंगे कि ये हमारे पास कौन इंड्यूस करता है? वायरसेस इंड्यूस करते हैं। जबकि जो गामा होता है ना वो हमारे पास एंटीजन से इंड्यूस करते हैं, और जो वायरसेस के एंटीजन होते हैं वो इंड्यूस करते हैं। और इफेक्टर सेल जो होते हैं ना हमारे पास सेल मीडिएटेड
इम्यूनिटी के वो भी करते हैं। उसके बाद जो गामा वाला होता है ना, वो क्या करता है, वो इंटेस्टाइनल वायरसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि रोटा वायरस हो गया या नोरा वायरस हो गया, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अभी ये हमारे पास जो है जैसे इंड्यूस होंगे बाय द वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड एसआरएनए, तो मैकेनिज्म में क्या हुआ कि ये इंड्यूस करेंगे हमारे पास सिंथेसिस ऑफ द कुछ एंटीवायरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाएंगे, जैसे राइबोन्यूक्लियोज हो गया, प्रोटीन काइनेज हो गया, ये इनको ब्रेक करना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जब वो सेल जब वो वायरस रिप्लिकेट ही नहीं कर पा रहा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। तो अब दूसरा इसमें हमारे पास जो होता है एनके सेल्स होते हैं, एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारे पास। ये क्या करते हैं, उन सेल्स को डिटेक्ट करते हैं जिनके पास MHC1 नहीं है। जैसे जो जिनके पास MHC1 सारे सेल्स के पास होता है, हमारे पास सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास MHC1 होता है। तो अब हमारे पास जब MHC1 नहीं है जिसके पास, वो उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर ये क्या करेंगे, परफोरिन्स और ग्रेंजाइम्स रिलीज करेंगे और एपोप्टोसिस करवा देंगे, छेद करवा देंगे उसमें सेल में, और उसको बर्स्ट करके ना मार देंगे। फेगोसाइट्स मैक्रोफेजेस होते हैं, अब वही उसको आके मार देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे पास जो सेल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो हमारे पास सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो सबसे पहले आते हैं, जबकि इधर हमारे पास कौन से होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं। तो ये आपको DD मिलेगी। अल्फा डिफेंसेंस, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पेप्टाइड्स है, ये हमारे पास इंटरफेयर करती हैं विद द HIV बाय बाइंडिंग टू द CXCR4 रिसेप्टर्स, और ये क्या करती हैं कि हमारे पास ब्लॉक कर देती हैं वायरस की एंट्री इनटू द सेल। ये जो CXCR4 रिसेप्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे पास अगर इनको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया ना, इट मीन जो HIV मर जाएगा, वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने से बच जाएगा। नेक्स्ट इज एपोलाइपोप्रोटीन बी RNA एडिटिंग एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं APOBEC3G, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आई जस्ट स्टेटेड, तो इस वजह से यही सही है, एपोलिपोप्रोटीन बी RNA एडिटिंग एंजाइम। ये हमारे पास रेट्रोवायरस के खिलाफ होता है, मतलब देन वी हैव द एपोलिपोप्रोटीन बी RNA एडिटिंग एंजाइम। ये हमारे पास जो है ना अगेंस्ट रेट्रोवायरस के खिलाफ होता है, और ये हमारे पास क्या करता है, हाइपर म्यूटेशन करवा देता है इन रेट्रोवायरस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइटोकाइंस वगैरह वो प्रोडक्शन होती है, और उसके वजह से वो जो रेट्रोवायरस है ना वो किल हो जाता है। अब फीवर तो हमारे पास हमें पता है कि टेम्परेचर एलिवेट होगा, सो हमारे जो प्रोटीन होंगे वो काम करना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो जो है ना हमारे पास सेल किल हो जाएगा। उसके बाद म्यूकोसिलर क्लियरेंस, वही हमारे पास जो म्यूकस वगैरह होगा वो उसको क्लियर कर देगा और उसको एंटर ही नहीं होने देगा। उसके बाद जो म्यूकस है वो वहाँ पे लाइनिंग बना देगा, उसको सेल में उसमें लाइनिंग के एंटर नहीं होने देगा। सीलिया जो है उसको बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे ग्रांजाइम्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं कि हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना वो प्रीडिस्पोज करते हैं टू द वायरस इन्फेक्शन विद सम वायरसेस VZV मेनली। अब क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास VZV का इन्फेक्शन, हम लोग वी आर प्रॉन टू दैट इन्फेक्शन, मतलब हमारे पास VZV का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे आते हैं, हमारे पास हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है, जो हम लोग हमारे पास मेनली जो प्रोवाइड करते हैं हमारे जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं वो। और पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग हमारे पास हमारे वैक्सीन वगैरह होती हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, वो जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास काम करती हैं, मतलब कि हमारे पास हम बचाने के लिए वायरस से। उसके बाद है हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी। हमारे पास ये क्या होता है कि हम प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द पॉपुलेशन, हम इसको बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब क्या, पूरा का पूरा ग्रुप या मजमुआ। तो अब हमारे पास उन सबको बचाना है, हम लोग कैसे बचाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास शिकारपुर में कोई डिजीज़ फैली, अब वो हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे शिकारपुर को, अब पहली तो पूरे एक इलाके में थी, हम लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे शिकारपुर को जो है ना वैक्सीनाइज कर दिया, ताकि अब वो सखर तक ना आए। ऐसे हमारे पास मतलब हम लोग ऐसे इम्यूनाइज कर देते हैं पूरे के पूरे एक हर्ड को, ताकि हमारे पास वो फैले ना। तो इट्स ऑल्सो अ डिफेंस। देन वी हैव द लैब टेक्निक्स। अब लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग वायरसेस की। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ PCR, और PCR जो हमारे पास सेंसिटिविटी उसकी 3 है, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट यही है। कल्चर्स भी हम लोग कर सकते हैं सेंसिटिविटी या स्पीड के लिए, तो कल्चर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कल्चर्स जो है ना वो हमारे पास उसकी सेंसिटिविटी तो 3 है, लेकिन स्पीड स्लोएस्ट है। मतलब हमारे पास किसी वायरस को कल्चर करने के लिए हमें 10-12 दिन लग जाएंगे, वी कैंट वेट दैट मच, तो इसलिए PCR सबसे फास्ट है, लेकिन ये बहुत महंगी होती है। उसके बाद है फ्लोरोसेंट टेस्ट, ये हमारे पास इसकी सेंसिटिविटी +2 है, लेकिन ये फास्ट है। रैपिड एंटीजन, इसकी सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये फास्टेस्ट है, मतलब बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट सही होगा कि नहीं वी कांट से। तो ये हमारे पास सारा हमारा बेसिक वायरोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।